We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Hello friends, good morning. I'm your friend Mahi and welcome to my channel BPSC with धैर्य. हम लास्ट वीडियो में बीपीएससी के लिए विजन आईएएस के करंट अफेयर को देख रहे थे. 2024 का ये पहला करंट अफेयर है जनवरी मंथ का. तो हमने लास्ट टाइम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन देखा था और इसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की थी हमने. ये जो सेक्शन है, जो लॉन्ग वाला सेक्शन है, ये जो इसमें डिटेल में दिया रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सिर्फ इस बार के मैगजीन में यही वाला इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे. ठीक है, ये फाइनेंसेस वाला, क्योंकि देखिए ये स्ट्रीट वेंडर जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग है, एक्ट 2014 का है और ये रिवैम्प स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है. ये हमारे लिए बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, दिस यहाँ से यहाँ तक. लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा हमने जो लास्ट क्लास किया था उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किया था हमने, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पहले हम लोग वो देख लेंगे. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं. ये फिनांसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमने लास्ट टाइम में अपने विजन मैगजीन में पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं. ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है. उसका टाइटल है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिस रिपोर्ट में उन्होंने पीआरआईज के फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा डिस्कस किया है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पीआरआईज का हमारा मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक इसका मेंशन किया हुआ है. पार्ट 9 और स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है. ठीक है, अब कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो पीआरआईज को फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड कराते हैं. तो आर्टिकल 243 का एच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243 का एच जो है ये हमें ये बताता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमें ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड कराना है पंचायती राज को. ठीक है, दूसरा क्या है, ये एम्पावर करता है कि पंचायती राज जो है इम्पोज कर सके, कलेक्ट कर सके, एलोकेट कर सके टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस. ठीक है, तो ये 243 के एच में दिया हुआ है. ग्रांट्स इन एड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, उसके बाद इनको इम्पोज करने के लिए टैक्सेस वगैरह. दूसरा आता है आर्टिकल 243 का आई में है फाइनेंस का आई. ठीक है, तो इसमें हम मतलब इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि हर 5 साल पे स्टेट को अपना अपना फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा. फिर आता है आर्टिकल 280 जो हमारा फाइनेंस कमीशन से ही रिलेटेड बात करता है. 280 का 3 सब क्लॉज BB. ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन जो है हमारा सेंटर वाला, वो रिकमेंड करता है बहुत सारे मेजर्स, किसको, प्रेसिडेंट को, जिससे कि जो कॉन्सुलेट फंड ऑफ स्टेट है और जो पंचायती राज के रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाया जा सके. ठीक है, तो ये 280 का जो सब क्लॉज 3 BB में ये मेंशन है. ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस ऑफ पीआरआईज. अब कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं जो कि पीआरआईज को पैसे मिलते हैं, किस किस सोर्स से पीआरआईज को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है. तो इसको देखने के लिए शायद आपको अपना फोन टिल्ट करना पड़े. ठीक है, तो एक फ्रेम में हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज से पैसे मिलते हैं, उसके बाद हम कॉपी को इस तरह से कर लेंगे. तो पहला तो है उनके खुद के सोर्सेज. ठीक है, दूसरा है जो सेंटर और स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो पैसे आते हैं, और तीसरा अदर सोर्सेज है. ठीक है, तो उनके जो खुद के सोर्सेज है ना, उनमें भी उनको 2 तरीके से पैसे मिलते हैं. एक टैक्स रेवेन्यू से मिलता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है. टैक्स रेवेन्यू में प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड और बिल्डिंग्स. ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स से यहाँ पैसे मिलते हैं, लेकिन ये जो लैंड है ना वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए. ओके, फिर टैक्सेस ऑन ड्यूटीज एंड कमोडिटीज सर्विसेज टैक्स. ठीक है,
टैक्सेस ऑन ड्यूटी एंड कमोडिटी एंड सर्विस टैक्स। तो इतने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब हो गया, ये हो गया PRIs का टैक्स रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है, जो उसके इंटरनल सोर्स में तहत आता है। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि कोई भी एक पंचायती राज एरिया के अंतर्गत जो भी लोग कुछ गुड्स का एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उस पर जो मार्केट फी लगता है वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। उसके अलावा जब कैटल्स को खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस पर जो फी लगता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट में आता है, ठीक है। तो दो तरीके से हम पैसे मतलब सोर्सेज हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज जहाँ से PRIs को पैसे मिलते हैं, टैक्स रेवेन्यू से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब दूसरे पार्ट पे अगर हम आए कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ से 4 जगह से पैसे आते हैं, 4 तरीके से आते हैं। टाइड ग्रांट से आते हैं जिसमें स्पेशल पर्पसेस के लिए स्पेशल सेक्टर में पैसे दिए जाते हैं। दूसरा होता है अनटाइड ग्रांट्स जिसमें जनरल पर्पसेस के लिए पैसे मिलते हैं PRIs को। और तीसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, ये जो पैसे मिलते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को प्ले करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, और इस पैसे को रिकमेंड करता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कि उस स्टेट को दे देने चाहिए। फिर चौथा होता है स्पेशल कैटेगरी ग्रांट, इसमें अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में कुछ यूनिक टाइप के चैलेंजेस हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए हमें ये पैसे दिए जाते हैं। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो पैसे हमें मिलते हैं वो 4 तरीके से मिलते हैं, टाइड ग्रांट्स, अनटाइड ग्रांट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट और स्पेशल ग्रांट, स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा सोर्स जो कि था हमारा अदर सोर्स। अदर सोर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से पैसे मिलते हैं हमें, मतलब किसी स्कीम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मनरेगा हो गया। उसके अलावा सेंट्रल और स्टेट के अलावा हमें इंटरनेशनल बॉडी से भी पैसे मिलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरह के सोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं PRIs के लिए। पहला उनका खुद का इंटरनल सोर्सेज, दूसरा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन से, और तीसरा अदर सोर्सेज से, ओके। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आखिर PRIs का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इसको देखते हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हम सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उनको निचले स्तर तक ले जाने के लिए, मतलब पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको वहाँ पे सड़क बनाने के लिए कौन लोग अपना रोल प्ले करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाके बनाती नहीं है, तो ये काम होता है PRIs के द्वारा। फिर गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करती है? PRIs करती है, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल होता है PRIs का। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हंगर को मिटाने का जो लक्ष्य है हमारा, गरीबी को मिटाने का जो लक्ष्य है, जो 17 तरह के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्लीन एनर्जी के, सैनिटेशन के, तो वो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज करने का काम कौन निभाएगी? PRIs निभाएगी। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, अब PRIs कहाँ होती है? रूरल में, तो उनका तो डेवलपमेंट करेंगी ही। उसके बाद है प्राइमरी क्रेडिबिलिटी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये भी कौन करेगा? PRI करेगा। उसके बाद इंस्पायर वुमेन एम्पावरमेंट। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि PRIs में क्या है ना, 33% जो है ना वो रिजर्वेशन है वीमेंस के लिए। बिहार में तो 50% है, तो कहीं ना कहीं ये विमेन एम्पावरमेंट को इंस्पायर कर रहा है, उसको इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट रोल है PRIs के, लोकल लेवल पे चीज़ों को पहुंचाने के लिए और वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ये PRIs का हमारा रोल है इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं चैलेंजेस को। चैलेंजेस किस तरह के हैं? पहली बात तो है कि भाई पैसे की बहुत कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर PRIs है ना वो डिपेंड कर, मतलब उनको जो पैसे मिलते हैं ना वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से और स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलते हैं, तो उसी पे रिलाई करते हैं। उनके खुद के सोर्सेज बहुत ही कम हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं 95% ऑफ रेवेन्यूज कम फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 95% जो उनका पैसा है वो उधर से आता है, मतलब ऊपर लेवल से आता है ना। फिर इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, लैक ऑफ डाटा है कि वहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे वो खर्च किए जा रहे हैं, ये डाटा प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ है ना वो लैक ऑफ स्किल है, उनके पास स्किल उतना नहीं है। जैसे कि अगर हम आप देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 46% ऑफ ग्राम पंचायत, सिर्फ 46% ग्राम पंचायत है ना उन्हीं का ऑडिट रिपोर्ट किया गया था।
उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर पीआरआईज आर लिमिटेड। अब उनके जो सोर्सेज हैं, खुद के सोर्सेज हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। उनका टैक्स बेस बहुत लिमिट है, फिर स्टाफ की बहुत कमी है, फिर क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि किस किस जगह से उन्हें पैसे मतलब वो अपना रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेनली उनके पास बस प्रॉपर्टी टैक्स है, फी एंड फाइन्स हैं, वही टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, उतना ही सोर्सेज हैं। उसके बाद जो चौथा चैलेंज है वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। सिर्फ 9 ही स्टेट हमारे पास ऐसे हैं जो कंटिन्यू स्टेट फाइनेंस कमीशन को मेंटेन करते हैं, हाँ, और उसमें से भी सिर्फ 2 ही के पास एक्टिव है ना। तो कितनी कमी आप देख सकते हैं, इतने स्टेट्स में सिर्फ 2 के पास ही हैं। हम कर क्या सकते हैं, तो हम कर ये सकते हैं कि बजटरी सपोर्ट दे सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं उनकी बजटरी एलोकेशन को। ठीक है, उसके अलावा उनके खुद के जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उनके जो खुद के सोर्सेज हैं पीआरआईज के, उनको हम डाइवर्स कर सकते हैं, उनको बेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। स्किलिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम पीछे देखे हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ की कमी है ना, तो उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको उनकी स्किलिंग कर सकते हैं जो भी पीआरआईज के स्टाफ हैं उनको। फिर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए हमें रेगुलर एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना, और जिससे कि क्या होगा कि करप्शन भी कम होगा। ये डिक्रीज का साइन है मेरा। ओके, फिर स्ट्रेंथिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन को हम स्ट्रेंथिंग कर दें तो इससे भी हमारा जो पैसा का लेन देन है, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, है ना। टाइमली बनाना चाहिए, हर एक 5 साल पे जो प्रोविज़न है उस हिसाब से बनाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ाना चाहिए कि पीआरआईज का फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और पार्टिसिपेशन भी लोकल सिटीजन का, लोकल पीपल का बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से एक हमने शॉर्ट मतलब थोड़े कम समय में ही समझा कि पीआरआईज का रोल क्या है, किस किस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, कहाँ से उसको फाइनेंशियल पावर मिलती है, कहाँ से उसके खुद के सोर्सेज हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, है ना, और हम इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, पंचायती राज सिस्टम को रिवाइज करने के बाद हम आते हैं अपने शॉर्ट वाले सेक्शन पे, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है ये डुअल सिटीजनशिप का। उसके बाद हम जो देखेंगे बिल्किस बानो केस पे जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो देखेंगे, और ये एमपी-लैड स्कीम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सेक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने शॉर्ट वाले सेक्शन पे। हाँ, तो ये यहाँ से ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप से। थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि जो हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात उठाई है कि इंडिया में जो डुअल सिटीजनशिप है ना वो एक तरह से चैलेंज है। डुअल सिटीजनशिप और या मल्टीपल सिटीजनशिप होता क्या है आखिरकार, ठीक है, तो ये किसी भी देश के आम इंसान को, आम नागरिक को ये लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराता है कि वो एक वक्त पे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री का सिटीजन बन सकता है। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराती है, तो हमें पता है जैसे कि अमेरिका प्रोवाइड कराता है ना। उसके अलावा फिनलैंड वही है जो खुशहाली वाले देश में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके अलावा अल्बानिया, इजराइल एंड नो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान भी डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। ये मुझे यहाँ पे पता चला इसे पढ़ के। ठीक है, उसके बाद क्या इंडिया हमारा प्रोवाइड कराता है डुअल सिटीजनशिप, तो नहीं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप को। ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप के हम क्या देते हैं लोगों को, तो हमारे पास जो डुअल सिटीजनशिप का अल्टरनेटिव है वो है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम किसे प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हम वैसे लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जो कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन वैसे माइग्रेंट जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं हम उन्हें एक्सक्लूड करते हैं, मतलब हम उन्हें OCI नहीं देंगे। ठीक है, अब OCI कार्ड होल्डर्स के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मल्टीपल पर्पस है इसका OCI कार्ड का। ठीक है,
जैसे कि ये मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री आए गए किसी भी काम से अपना, तो मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है उनके पास, कोई उन्हें बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है जब जब वो इंडिया है, ठीक है। वो एग्जम्पशन उनको मिल जाता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब लोकल पुलिस के पास, लोकल पुलिस अथॉरिटी जो है उनके पास इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, उससे जो भी OCI कार्ड होल्डर है, ओके। उसके बाद NRI जितनी इनको पावर मिल जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक फील्ड में, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड में, लेकिन ये किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं, फॉरेनर नागरिक हैं, मतलब सिटीजन्स हैं, जिनको जो कि OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे कोई भी नागरिक, वैसा कोई भी बाहर का फॉरेनर जो कि एलिजिबल थे इंडिया के सिटीजन्स बनने के लिए ऑन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, कोई भी ऐसा नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी इंडिया के नागरिक बनने के लिए एलिजिबल थे, सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। उसके बाद किसी भी जो भी इंसान हम OCI लेना चाहता है, उसके पापा मम्मी या उनके दादा दादी या उनके परदादा परदादी कोई भी सिटीजन हो इंडिया के, तो वो भी OCI कार्ड होल्डर बन सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ डुअल एंड मल्टीपल सिटीजनशिप, क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे कि देखिए, ये 2 कंट्री के पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उस दोनों कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा एग्जम्पशन होता है, अगर ट्रैवल करते हैं वो उस कंट्री में तो वीज़ा उनको नहीं लगता है, जैसा कि हम अभी ऊपर ही देखे हैं। उसके बाद वो दोनों कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा है इसका। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक, अब हम चलते हैं और देखते हैं बिल्किस बानो केस को। इसमें रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार ने जो 11 कन्विक्ट थे ना बिल्किस बानो केस के जो 11 कन्विक्ट थे उनको निर्दोष करार दे दिया है, ठीक है, उनको छूट दे दी है। तो उसकी वजह से, निर्दोष करार नहीं दिया, सॉरी, छूट दे दी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गुजरात इज नॉट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रिमिशन पिटिशन। गुजरात सरकार इसके लिए रिमिशन पिटिशन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ट्रायल चल रहा था वो महाराष्ट्र के कोर्ट में चल रहा था, इसलिए जो गुजरात सरकार के द्वारा रिमिशन ऑर्डर दिया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया है, ठीक है। अब ये रिमिशन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, रिमिशन होता है रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस, मतलब कि जो भी आपको सजा सुनाई गई है उसके टाइम पीरियड को कम करना विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि जो सजा सुनाई गई है, जिस तरह की सजा सुनाई गई है उसमें कोई कमी नहीं होना, लेकिन हाँ, जैसे कि 10 साल की सजा है तो उसको घटा करके 8 साल कर देना, तो इसे कहते हैं रिमिशन, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट भी अपना अपना रूल के हिसाब से, अलग अलग स्टेट का ना अपना रिमिशन पॉलिसी होता है, उस हिसाब से वो पहले भी दे सकती है, ये ऐसा कुछ कहा हुआ है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमिशन के बारे में क्या कहता है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। तो अंडर आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, प्राइज, रेस्पाइट्स, सस्पेंड, रिमीट, ठीक है, और कम्यूट, इतने तरह के छूट वो देता है, ठीक है। कौन कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के द्वारा भी अगर कोई सजा सुनाई गई है तो भी वहां पे छूट दी जा सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, मतलब जहां तक में यूनियन गवर्नमेंट की पावर है वहां तक में ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वहां छूट दे सकते हैं। उसके अलावा सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को मौत की सजा सुनाई दी गई है तो उसमें भी क्षमादान की शक्ति जो होती है, पार्डनिंग पावर जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। वैसे अंडर आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर्स के पास भी बहुत सारे पावर हैं, सिमिलर पावर हैं जितने की प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन वो दो चीज नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि पार्डनिंग पावर नहीं है उनके पास मतलब डेथ सेंटेंस में, ठीक है, वो पार्डन नहीं कर सकते। दूसरा कुछ क्या कि जो कोर्ट मार्शल है ना, ये कोर्ट मार्शल का भी वो नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये दो उनके पास लिमिटेशन है, किसके पास, गवर्नर के पास, ठीक है। तो गवर्नर के पास जो पावर है पार्डनिंग पावर, वो आर्टिकल 161 के तहत है, और हमारे प्रेसिडेंट के पास जो है वो आर्टिकल 72 के तहत पावर है। अब उसके अलावा ये देख लेते हैं हम, कुछ केस है सुप्रीम कोर्ट के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है आपका ये लक्ष्मण नस्कर, ठीक है, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का ये केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, 5 ग्राउंड्स दिए हैं, जिसके आधार पे रिमिशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, कंसीडर किया जा सकता है कि देना है कि नहीं देना है। जैसे कि ऑफेंस अफेक्ट्स सोसाइटी एट लार्ज, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो सोसाइटी को बहुत ही बड़े पैमाने पे अफेक्ट करता है तो उसमें आप रिमिशन नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा ये पॉइंट जो है 2 नंबर और 3 नंबर वो लगभग सेम है, ठीक है, कि जो क्राइम है वो दोबारा होने की संभावना है तो भी आप उनको रिमिशन नहीं दे सकते हैं, जो भी कन्विक्ट है उनको। पोटेंशियल ऑफ कन्विक्ट टू कमिट क्राइम इन फ्यूचर, फिर से अगर उसको फ्यूचर में करने की संभावना अगर लगती है, पोटेंशियल है, तो भी आप उसको रिमिशन नहीं दे सकते हैं। इफ एनी पर्पस इज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट इन प्रिजन, अगर कोई ऐसा उद्देश्य है, खास उद्देश्य है जिसके चलते उसे जेल में रखना कंपलसरी हो जा रहा है, तब भी आप उसे रिमिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कन्विक्ट फैमिली, अगर मान लीजिए कन्विक्ट की फैमिली की ऐसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, वो बहुत ही गरीब है, वो इकलौता घर में कोई कमाने खाने वाला था, तो उसके केस में आप उसे रिमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक केस है लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। उसके अलावा एक और केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार, ये 2021 का केस है, बहुत ही लेटेस्ट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बताती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 433A, ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शन 433 के ए के तहत मतलब ये जो पावर है ना सुप्रीम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 के तहत वो कहीं से भी उसको अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये कह रहा है सेक्शन 433 ऑफ सीआरपीसी। ओके, अब ये हमारे काम का नहीं है, अब सिर्फ एक जो है ये हमारे काम का है, एमपी लैट्स, ये वाला पोर्शन एमपी लैट्स वाला। एमपी लैट्स का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इसके तहत लोकल जो हमारे एमपीज होते हैं उनके एरिया में उनको पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और 5 करोड़ जो है 2 बार में दिए जाते हैं, 2.5 करोड़ करके, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया है जिसका नाम है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये मॉस्पी कहलाता है, ठीक है। इसमें इस मोबाइल ऐप के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो एमपी लैड स्कीम है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब एमपी लैड स्कीम होता क्या है, तो ये पहला तो ये बात है कि ये सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, मॉस्पी के तहत। तो सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होता है, तो 2 तरह की स्कीमें होते हैं सरकार की, एक सेंटर सेक्टर्ड स्कीम होती है, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है ना, उसमें सारे के सारे जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और सेंटर सेक्टर्ड स्कीम के तहत पैसे डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि 60% सेंटर की तरफ से आ रही है तो 40% स्टेट अपना अपना खर्च कर रही हैं। वही अगर कोई हिमालयन राज्य है तो वहाँ पे 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 10% जो पैसा है वो स्टेट अपना लगाती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है, तो इसके तहत सारे का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब एमपी लैड फंड क्यों क्रिएट किया गया था, तो ये बहुत मतलब जो लोकल एरिया है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकल एरियाज होते हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से आपने बना दिया, प्राइमरी एजुकेशन बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो इस तरह के कामों के लिए, ठीक है। और ये कंपलसरी है कि 15% जो एमपी लैड्स है ना वो वैसे एरिया में एलोकेट किए जाए जो कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और 7
10.5% वैसे जगह पे की जाए जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये कंपलसरी है। उसके बाद फंड्स आर नॉन लैप्सेबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बात कि अगर आपने एक साल में पूरे पैसे खर्च नहीं किए ना तो वो लैप्स नहीं करेगा, आप उसको अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। मतलब जो भी काम हो रहे हैं तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसको उतने काम के 10% को उनको इंस्पेक्ट करना, मतलब उसकी जांच करना कंपलसरी है। तो बस ये था फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसके बाद तो यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। तो बस यही था हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो बीपीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एमपी लेट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से जो ई साक्षी मोबाइल ऐप है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की है। फिर थोड़ा सा ये जो हमारा ये केस था इसमें हमने जो पार्डनिंग पावर देखा प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ओसीआई वगैरह जो ये सिटीजन्स के लिए है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आप देख सकते हैं ओसीआई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। कहाँ कहाँ मतलब कब कब कैसे कैसे लोगों को दी जा सकती है, कौन कौन एक्सेप्शंस हैं इसके, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का भी सेक्शन खत्म होता है। तो हमने इस तरह से अपने जनवरी मंथ के करंट अफेयर, विजन करंट अफेयर का पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।